हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक रियलिटी शो के बारे में। जी घबराइए नहीं, मैं बिग बॉस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको कुछ समय से बिग बॉस के बारे में आप लोग बातें सुन ही रहे होंगे। क्योंकि इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कहीं भी हो, बिग बॉस के बारे में हर कोई बात करता है जब ये शो आता है। भले ही सीज़न फ्लॉप क्यों ना जाए, लेकिन बिग बॉस के बारे में बात तो होनी ही चाहिए। ये एक ऐसा रियलिटी शो है जिसको हम कोसें, जिसके हम कुछ भी करें, लेकिन हम उसको इग्नोर नहीं कह सकते। वो कहते हैं ना कि यू लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। ये बिल्कुल ऐसा ही रियलिटी शो है बिग बॉस। और मैं आपको बता दूं कि मैं बिग बॉस बिल्कुल नहीं देख रही हूँ। ना मैंने पिछले साल का सीज़न देखा और ना ही मैंने इस साल का सीज़न देखा है, और ना मेरा आगे देखने का इरादा है जब भी इसके और सीज़न आएंगे, क्योंकि मैं इसे टाटा बाय बाय कर चुकी हूँ। हाँ, मैंने अपने चैनल पर बिग बॉस से रिलेटेड कुछ बातें ज़रूर की हैं। कुछ पुराने सीजन्स को मैंने याद किया है, और क्यों याद किया है मैंने वो भी बताया है। लेकिन अभी जो मैं अपने पॉडकास्ट में जिस रियलिटी शो की बात कर रही हूँ, जब ये रियलिटी शो आया था तो इस रियलिटी शो को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली थी। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये कब आया कब चला गया किसी को नहीं पता। एक तरीके से ये बहुत ही अंडररेटेड रियलिटी शो रहा, लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आगे जाकर यूट्यूब पे बहुत बड़ा हिट हो गया। इनफैक्ट आज की तारीख में हम लोग जो हैं इसी रियलिटी शो के कॉन्सेप्ट को यूट्यूब पे देखते हैं, जिसका नाम है व्लॉगिंग। जी हाँ, ये ऐसा रियलिटी शो था जिसमें 6 औरतें थीं और जिनको दे दिए गया था एक कैमरा, और जिससे वो अपनी ज़िंदगी की लाइफ के बेस्ट मोमेंट, वर्स्ट मोमेंट और कुछ ऐसे अनछुए पल जो वो आज तक किसी के साथ शेयर नहीं कर सकें, वो कैमरों में वो शूट करती थी। और उसके बाद जो है उन्हें टीवी पे दिखाया गया। और इस रियलिटी शो को होस्ट किया था अभय देओल ने। जी हाँ, अभय देओल जो थे वो पहली बार छोटे पर्दे पर उतरे थे इस शो के ज़रिए एज अ होस्ट, जिसमें वो देखते हैं 6 औरतों की डिफरेंट डिफरेंट लाइफ और उनकी ज़िंदगी की इमोशनल स्ट्रगल। एक आदमी के लिए ये चीज़ें देखना वाकई बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ये पूरे तरीके से एक विमेन बेस्ड शो था, और इसे होस्ट किया था अभय देओल ने। अभय देओल, अगर आप लोग अभय देओल को नहीं जानते तो मैं बता दूं, अभय देओल जो हैं उनके जो ताया जी हैं वो और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड के धर्म के नाम से वो मशहूर हैं। यानी कि गरम और धर्म में आप कह सकते हैं कि जो धर्मेंद्र साहब हैं, गरम होना ही उनका धर्म है। तो उनके छोटे भाई के बेटे हैं ये। और इन्होंने सन 2005 से अपने करियर की शुरुआत की थी फिल्म सोचा ना था से। और इनको भी अच्छा खासा बॉलीवुड में वक्त हो गया है, और एक तरीके से एक अच्छे एक्टर हैं, एक डिसेंट एक्टर हैं और एक अंडररेटेड एक्टर हैं ये। इन्होंने काफ़ी बेहतरीन फिल्में की हैं, और इनमें से इनकी सबसे ज़्यादा चर्चित कुछ ही फिल्में हैं, जिसमें से एक फ़िल्म है देव डी, जो शायद देवदास के ही फिल्म से इंस्पायर थी, जिसमें काल्की थी और थी माही गिल। तो उनके साथ ये जो फिल्म थी देव डी, ये लोगों ने काफ़ी पसंद करी, और अभय देओल को काफ़ी अच्छा एक्टर माना गया इस फिल्म के बाद, क्योंकि बेसिकली ये फिल्म उन्हीं पर ही आधारित थी। तो अभय देओल ने इस शो को होस्ट किया था, और इसमें थी 6 औरतें जिनकी ज़िंदगियां, जिनकी उम्र बहुत डिफरेंट हैं, जिनके काम, जिनके ऑक्यूपेशन, जिनके सोच बहुत अलग हैं। तो कैसे उनकी आपको निजी ज़िंदगी को वो जो हैं हम अपने जो ऑडियंस है वो उनकी निजी ज़िंदगी को झांकते हैं उन्हीं के द्वारा शूट किए हुए जो कैमरे से शूट करती थी।
इन 6 औरतों को कैमरे दे रखा था, एक तरीके से एक ही कैमरा दे रखा था जिससे ये अपनी लाइफ को जो है शूट करती थी। जैसे कि आज की तारीख में आप व्लॉगिंग देखते हैं जहाँ पर उठते हैं, हेलो गाइस, और हम उठ गए हैं, हम अभी अभी उठे हैं, अब हम नहाने जा रहे हैं, अब हम धोने जा रहे हैं, अब हम खाने जा रहे हैं, अब हम घूमने जा रहे हैं, अब हम काम करने जा रहे हैं, अब हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, अब हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, अब हम कुत्ते को बाहर घुमाने लेके जा रहे हैं, हम कुत्ते को खिला रहे हैं, अब हमारे घर में जो गेस्ट आए हैं हम उनको खिला रहे हैं। जो भी आप व्लॉगिंग में देखते हैं जो होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये व्लॉगिंग शब्द तब नहीं आया था। ये व्लॉगिंग शब्द ज़्यादा जो चर्चा में आया ही 2020 में है। उससे पहले भी था लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट ये सन 2020 में हुआ। तो अभय देओल को जो है एक तरीके से इनकी कहानियों को देखना था और अपना एक व्यू पॉइंट देना होता था। तो इसमें 6 औरतें हैं और सबसे पहली जो महिला हैं वो थी माधवी माउसेकर, जो कि लैंग्वेजेस सिखाती थी जो डिफरेंट हैं, जैसे कि इंग्लिश हिंदी के अलावा जो शायद होती है ना फ्रेंच टाइप जो लैंग्वेज होती है, वो कुछ उसी प्रोफेशन में थी। वो मुझे एक्चुअली ज़्यादा याद नहीं है क्योंकि कुछ ज़्यादा इंटरनेट पर भी अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ एक तरीके से जो सिखाती हैं लैंग्वेज, तो उससे ये पढ़ाती भी हैं और एक वक्त पे ये थिएटर आर्टिस्ट भी हुआ करती थी। इनकी शादी हुई थी और फिर शादी के बाद इनकी बेटी हुई थी और कुछ साल बाद इनका अपने हस्बैंड के साथ में डाइवोर्स हो गया था। इनके हस्बैंड मराठी और हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और जहाँ तक मुझे अब ऐसा लग रहा है, और ऐसा बीच में मैंने न्यूज़ भी पढ़ी थी क्योंकि मैंने इनको उस शो में देखा है। अच्छा, मैंने इतनी बातें कर ली लेकिन मैंने शो का नाम नहीं बताया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती होती है कि मैं सारी बातें कर देती हूँ और जो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ उसी का नाम मैं नहीं बताती हूँ। तो इस शो का नाम था कनेक्टेड हम तुम। तो इस शो में जो माधवी की जो स्टोरी थी, तो जब वो अपनी लाइफ के बारे में बता रही थी तो उनके हस्बैंड भी इस जर्नी में आपको दिखेंगे जिनका नाम था अविनाश। और मुझे जहाँ तक लगता है सन 2020 में अब उनकी डेथ हो चुकी है क्योंकि इस शो के दौरान ही उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी। लेकिन खैर वो तो ये शो आया था सन 2013 में और उनकी डेथ हुई है सन 2020 में। तो खैर काफ़ी ये पहले का शो है और इसको शायद शूट भी सन 2011 के आसपास किया गया था, लेकिन ये ऑन एयर हुआ था सन 2013 में। तो माधवी की कहानी कुछ यूँ है कि वो अपने पति से डिवोर्स लेने के बाद फिर वो दूसरी शादी करती है और दूसरी शादी भी कामयाब नहीं होती है और वो जो हैं अपने दूसरे पति से भी अलग हो जाती हैं। अब किस्सा कुछ यूँ है कि उनकी जो बेटी है वो शादीशुदा है, उसको एक बच्चा है और दोबारा से वो माँ बनने वाली है। और जो माधवी जी हैं वो अपनी बेटी को सेकंड प्रेगनेंसी के लिए अपने घर में बुला लेती हैं कि जब तक बच्चा नहीं हो जाए वो मेरे पास ही रहे। और वो एक हैप्पीली मैरिड लड़की है माधवी जी की। अब किस्सा कुछ यूँ है कि जो माधवी जी के पहले पति थे अविनाश, वो उनसे एक तरीके से सुलह करना चाहते हैं और वो उनकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। तो क्या माधवी जी उन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस जो हैं वो बुलाएंगी, उनके साथ पैचअप करेगी? ये कहानी आपको माधवी जी की देखने को मिलेगी। दूसरा नंबर है पल्लवी बर्मन, जो कि एक अच्छी कंपनी में काम करती हैं, बहुत ही स्टाइलिश हैं, मॉडर्न हैं। उनके साथ ट्रेजेडी ये है कि उनकी ऑलरेडी एक शादी टूट चुकी है जो उनकी फैमिली ने फ़िक्स कराई थी, लेकिन वो उस शादी में एडजस्ट नहीं हो पाई, इसीलिए उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। और अब जो उनकी लाइफ में एक नया चेंज आया है कि वो अब उन्हें ज़िंदगी में उनके एक लड़का आया है जिसको वो पसंद करती हैं और अब वो शादी करने वाली हैं उनसे। अब जो लड़का है उसके खुद के भी पेरेंट्स जो हैं वो सेपरेटेड हैं, तो एक तरीके से जो सास हैं वो उस घर में नहीं रहती हैं, यानी कि पल्लवी जिससे शादी कर रही है वो मदर इन लॉ आती जाती है बट कॉन्स्टेंटली जो है वो दूसरे शायद बेटे के साथ रहती है। और जो
पल्लवी के जो ससुर हैं वो पल्लवी के हस्बैंड के साथ ही रहते हैं। तो एक तरीके से घर में कोई फीमेल नहीं है, और इसी बात का कहीं ना कहीं जो है पल्लवी को थोड़ा सा सुकून है कि ये एक जो भी चीज़ें रहेंगी वो मेरे हाथ में रहेंगी। लेकिन जो प्रॉब्लम ये है, वो प्रॉब्लम एक और बड़ी है सबसे, कि ये पल्लवी की सेकंड मैरिज है। और जब सेकंड मैरिज एक लड़की की होती है तो परिवार वाले बोलते हैं कि भाई जो पहले हो गया वो अब दोबारा नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ पल्लवी के माइंड में है, और इसी के साथ वो शादी करती है, और अपनी शादी की तैयारियां भी वो खुद से करती है, सब कुछ वो खुद मैनेज करती है, क्योंकि ये उसकी सेकंड मैरिज है और उसकी पसंद के लड़के से है। और जो है पल्लवी शादी कर लेती है, और शादी के बाद किस तरीके से पल्लवी एडजस्ट करती है, इसलिए नहीं कि भाई मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ, मेरा घर है, वो वजहें बाद की हैं। सबसे बड़ी वजह जो ये है कि ये पल्लवी की जो है दूसरी शादी है, पहली शादी नहीं है। तो इससे उसको ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और अपने आप को जो है इस शादी में ज़्यादा जो है अपने एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं, जिससे कभी कभी वो हताश भी हो जाती है, निराश भी हो जाती है, परेशान भी हो जाती है, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाती है। और जो माँ बाप हैं वो भी इस बात से काफ़ी खुश हैं कि बेटी जो है वो बड़े घर में ब्याह कर पार लग चुकी है। और किस तरीके से जो उसका हस्बैंड है, उसके ऑफिस जाने से उसको परहेज़ है, वो चाहता है कि भाई वो उसका बिज़नेस ज्वाइन कर ले, उसे क्या ज़रूरत है काम करने की, और इतना सज धज के वो क्यों ऑफिस जाती है। तो एक तरीके से जब वो ये बातें सुनती है तो उसको उसका एक्स हस्बैंड भी याद आ जाता है। तो मैं अक्सर आपसे ये बात कहती हूँ कि सेकंड मैरिज बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है पहली शादी से भी ज़्यादा, और ये बात मुझे इस रियलिटी शो को और पल्लवी की कहानी को देखकर ही समझ में आई। पल्लवी की जो लाइफ की जो स्टोरी है उसने काफ़ी ज़्यादा मुझे गौर करने पर मजबूर कर दिया कि हाँ यार, सेकंड मैरिज में कितना ज़्यादा एडजस्टमेंट लेना पड़ता है, पहली शादी से भी ज़्यादा लेना पड़ता है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये मुझे पल्लवी की लाइफ को देखकर ही क्लिक किया। और फिर बाद में दिखाया जाता है कि भाई पल्लवी किस तरीके से एडजस्टमेंट करती है। वो देखती है कि भाई एक तरफ मेरा ऑफिस है, एक तरफ मेरा घर है, मैं अपने घर को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मैं हस्बैंड को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मैं अपने फादर इन लॉ की अच्छे से केयर नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके चलते वो अपना जॉब छोड़ देती है और हस्बैंड का बिज़नेस ज्वाइन कर लेती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे घर का बिज़नेस है, तो फिर वो जो बात होती है, वो जो कंसिस्टेंसी होती है, वो जो एक प्रोफेशनलिज्म होता है, वो कहीं ना कहीं उसको मिस भी करती है। और बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। आज की तारीख में मैंने पल्लवी की अगर लाइफ की बात करूं, करंट सिचुएशन, तो पल्लवी के अब 2 बच्चे हो चुके हैं। और कुछ टाइम के लिए मैंने पल्लवी को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी किया था, और उनके 2 बच्चे हो चुके हैं, एक बेटी और एक बेटा। तो ऑब्वियसली वो अपने हस्बैंड के बिज़नेस में ही इन्वॉल्व हैं, और ज़्यादा मुझे उनकी लाइफ के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। माधवी जी जो हैं वो इंस्टाग्राम पर हैं नहीं, और उनके कुछ इंटरव्यूज़ मैंने अभी यूट्यूब पर देखे हैं, वो मराठी में हैं, तो मुझे वो समझ नहीं आए हैं, बट वो अपने काम से रिलेटेड, प्रोफेशनल से रिलेटेड है। तो हालांकि वो अपने हस्बैंड के साथ, जो फर्स्ट हस्बैंड थे अविनाश, उसके साथ वो पैचअप शायद नहीं कर पाई थी, तो इसी वजह से उन्होंने जो है अपना एक नया जॉब भी ढूंढ लिया था। वो सारी बातें जब आप वो शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर तीसरी कहानी है मलिष्का, आरजे मलिष्का की, जिसको आप सब लोग जानते हैं, जो काफ़ी पॉपुलर है। उसकी लाइफ की स्टोरी है, उसकी लाइफ की स्ट्रगल है, और शायद इस रियलिटी शो में मलिष्का ही एक ऐसा चेहरा था जो शायद जाना पहचाना था, बाकी तो आप किसी को भी ज़्यादा जानते नहीं होंगे। तो मलिष्का की भी कहानी ये है कि उसकी लाइफ में एक लड़का आता है, और क्या होता है ये भी आपको जानने को मिलेगा। उसका प्रोफेशन, उसके लाइफ के जो रिलेशन थे नहीं थे, वो सारी बातें आपको मलिष्का की लाइफ से जानने को मिलेंगी। फिर आती हैं एक और सोनल, जो कि LGBTQ, वो जो LGBT जो होती है उसकी वो हैं, मेंबर हैं।
एक तरीके से अगर मैं खुल के कहूँ तो वो लेस्बियन है और वो एक लड़की को पसंद करती हैं। उनकी एक बहन भी है सोनल की, और जो उसके पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड हैं। वो अपनी बेटी को उसकी चॉइसेस के साथ एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन जिस लड़की को वो पसंद करती है उस लड़की ने अपने घर में किसी को नहीं बताया। हालांकि वो लड़की कौन है उसका चेहरा आपको पूरे शो में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये कहानी है सोनल की। देखिए, वो उसका अपना पर्सनल चॉइस है। मैं कोई मेरे मन में कुछ ऐसी कोई वो नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन मैं वो LGBT वो जो मैं ठीक से बोल नहीं पाई थी, बट मैंने उसको ऐसा उसमें नहीं बोला था, तो आप प्लीज़ ऑफेंड मत होना। तो ये उसकी स्टोरी है। अब आती है एक और लड़की जिसका नाम है महिमा चौधरी। ये वो वाली महिमा चौधरी नहीं है जिसने आई लव माई इंडिया गाना गाया था परदेस मूवी में। एक्चुअली ये लड़की एस्पायरिंग एक्ट्रेस है जो एक्टिंग करना चाहती है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती है। बट इसकी फैमिली अगेंस्ट है। इसकी फैमिली इसका जो रिलेशन है जिस लड़के के साथ उससे भी अगेंस्ट है। इसकी जो बहन है वो शायद रेसलर है और वो एक अच्छी रिस्पेक्टेड पोजीशन पे है, प्लस वो फेमस है। तो इस लड़की की डबल डबल जो है वो स्ट्रगल है, एक तरफ घर वालों के साथ, एक तरफ बॉयफ्रेंड के साथ, जो मतलब जिसको ही पसंद करती है, लेकिन भाई उसके भी अपने स्टोरी है। तो ये सारी चीज़ों को जो है वो कैसे संभालती है, क्या करती है, ये स्टोरी भी आपको देखने को मिलेगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अगली जो कहानी है, आखिरी है, वो है प्रीति कोचर की कहानी है। प्रीति कोचर मतलब कोई वो एक जो है एक डेंटिस्ट है, मैरिड है, एक बच्चा है। वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है, मदर इन लॉ भी है, और उसे जो है बेली डांस का काफ़ी शौक़ भी है। अब होता ये है कि शादी को इतने साल हो गए हैं तो पति के साथ पहले जैसे अच्छे मधुर संबंध नहीं रहे हैं, प्लस जो मदर इन लॉ है उसके साथ भी थोड़ी टकटकाटक चलती है। तो टिकी टिकी टाकी क्यों तू झांकी वाला जो एक सास बहू का जो एक रिलेशन होता है वो भी जो है प्रीति की लाइफ में उसको काफ़ी डिस्टर्ब करता है। प्लस जो उसके पेरेंट्स हैं उनके बीच में भी बचपन से उसने कॉन्फ्लिक्ट देखे और बहुत सारी उसने चीज़ें देखी जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड है। और कैसे वो चीज़ों को बैलेंस करती है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बहू के साथ में, मतलब एज अ बहू वो क्या एक्सपेक्ट करती है अपनी सास से, और अपने हस्बैंड से वो क्या एक्सपेक्ट करती है, और उसका जो हस्बैंड है वो उसको वैसा सपोर्ट नहीं करता है जैसा वो चाहती है। बच्चा भी है और वो एक प्रोफेशनली वो डेंटिस्ट भी है। तो उसकी भी कहानी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करेगी, क्योंकि बहुत सारी औरतों को जो वर्किंग हैं, मैरिड हैं, बच्चा है, मदर इन लॉ है, हस्बैंड है, तो उसके साथ जो तालमेल बिठाती है एक औरत, आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरा, आप जो हैं माधवी की कहानी से भी कनेक्ट कर पाएंगे और पल्लवी की कहानी से भी आप बहुत कनेक्ट कर पाएंगे। सोनल मलिश्का के साथ मैं कह नहीं सकती हूँ, उनके साथ एक अलग जो उन्हीं के जैसे जो लोग होंगे वही कनेक्ट कर पाएंगे, बट वो रेशो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा नहीं लगता है। और बात करूं अगर मैं किसकी, महिमा के बारे में, तो जो लड़की स्ट्रगल कर रही होगी अपने करियर में, ग्लैमर इंडस्ट्री में, वो शायद महिमा की स्टोरी से बहुत कनेक्ट कर पाएगी। इनफैक्ट मलिश्का की भी कहानी से वही औरत कनेक्ट कर पाएगी जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है और अकेली है। उसे एक पार्टनर भी चाहिए लेकिन उसे बंधना भी नहीं है, और उसको एक कंपेनियन भी चाहिए। जो ये कन्फ्यूज़न एक सक्सेसफुल लड़की को होता है, जो मैंने महसूस किया, जो मुझे लगा मलिश्का की लाइफ में मुझे देखकर मिला। और सोनल का ये है कि भाई जो मैं हूँ,
लेकिन जिससे मैं प्यार करती हूँ, जितनी बोल्ड मैं अपनी चॉइसेस को लेकर हूँ, उतनी बोल्ड मेरी चॉइस क्यों नहीं है, मेरी पसंद क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं मेरी तरह जो है खुलकर दुनिया के सामने आती और मुझे अपनाती। तो ये उन लोगों को ये कहानी कनेक्ट करेगी जो इस सिचुएशन में हैं, जो समलिंगिक संबंध में हैं, जो जिनकी चॉइसेस जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो उस बेसिस पर ये पूरा रियलिटी शो चलता है और कैमरे से सबने अपनी लाइफ को शूट किया हुआ है, और किस तरीके से किया हुआ है, नेचुरल तरीके से किया है, अननेचुरल तरीके से किया है, रियल तरीके से किया है या फेक तरीके से किया है, वो तो भाई मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा। मैं नहीं जानती थी कि इसके बाद फिर मुझे ये व्लॉगिंग नाम का जो है ये देखने को मिलेगा। जब मैंने देखा कि अरे ये व्लॉगिंग, जब मैंने बहुत साल पहले जब मैंने व्लॉगिंग देखनी शुरू करी यूट्यूब पर, तब मुझे समझ में आया कि अरे ये तो बिल्कुल वैसा कनेक्टेड हम तुम वाला ही कॉन्सेप्ट है कि कैमरा लो और कैमरे के साथ बात करते जाओ और करते जाओ सारी बातें। तो यहाँ पर भी आपको ये पूरा जो रियलिटी शो है इसमें आपको यही देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं व्लॉगिंग का एक जो रूप है उसकी एक जो कब वो रूप आया सन 2013 में, वो आपको देखने को मिलेगा कि सन 2013 में ही इस व्लॉगिंग की शुरुआत हो गई थी, बट वो एक रियलिटी शो के ज़रिए हुई। और अब जो है आप देख सकते हैं कि व्लॉगिंग ने कितना जो है यूट्यूब को टॉक्सिक करके रखा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग करके रखा हुआ है। ऊट जलूट चीज़ें दिखा दिखा कर ये तो पैसा छाप कर निकल लेते हैं, लेकिन जो एक आम जनता है उसकी मानसिक स्थिति की कितनी बैंड बज जाती है जब वो ऐसी कोई चीज़ देखते हैं। हालांकि कहना बहुत आसान है कि भाई अनसब्सक्राइब कर दो, छोड़ दो, भले ही आप अनसब्सक्राइब कर लेते हो, लेकिन बिना सब्सक्राइब किए हुए भी आप सर्च बार में जाकर जो है उस यूट्यूबर का चैनल का नाम टाइप करके जो है उसको देख सकते हो। तो वो आदत तो बहुत जाते जाते जाती है। हम लोग कहीं ना कहीं भले ही अनसब्सक्राइब कर देते हैं, बट बीच बीच में सर्च करके चैनल पर कि आखिर चल क्या रहा है, अब कहाँ तक मामला पहुँचा है, वो थंबनेल देखकर ही हम समझ जाते हैं कि अच्छा अभी ये चल रहा है, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, और ये क्या है। तो इस तरह के वो थंबनेल डालते रहते हैं कि पब्लिक जो है वो बिना इंतज़ार किए क्लिक करे। खैर इस पर तो मैं बहुत बात कर चुकी हूँ। तो ये शो जो है ये जी टीवी पे आया था और आज से करीबन सन 2013 में, और ये 1-2 महीने के लिए आया था, उसके बाद ये ख़त्म हो गया था और ये इतना पॉपुलर भी नहीं हुआ था। और बट अनफॉर्चुनेटली जो इसका कॉन्सेप्ट था वो आज की तारीख में बहुत पॉपुलर है और उसको हम व्लॉगिंग कहते हैं। तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगी। वैसे मैं अपनी अगर बात करूँ ना, तो मुझे इन 6 कहानियों में से कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी, तो मुझे 2 कहानियाँ बहुत पसंद आई। एक थी माधवी जी की, दूसरी पल्लवी की। तो ये 2 कहानियाँ मुझे बहुत पसंद आई और मैं इनसे काफ़ी कनेक्ट कर पाई। माधवी जी की कहानी मुझे एक अलग लेवल पर टच करी कि भाई एक औरत है, इंडिपेंडेंट वो हो चुकी है, वो एक शादी में खुश नहीं थी, उसके हस्बैंड ने उसको वैसा ट्रीट नहीं किया जैसा वो चाहती थी। हालांकि क्या होता है कि कईयों ने मतलब जो वो औरतें हैं उन्होंने अभय को ये भी बताया कि भाई हम ना अगर कुछ ऐसा शूट कर लेती थी जो हमें बहुत ही उस सिचुएशन के हिसाब से हमें ठीक लगता था, हम शूट तो कर लेते थे, फिर बाद में हमें रियलाइज़ होता था कि ये पार्ट कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल हमने शूट कर लिया है, तो हम उसको डिलीट भी कर देते थे। तो एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें तो मैं नहीं कहूँगी आप लोगों के सामने आएंगी, बट जितनी भी सामने आई हैं सभी की ज़िंदगी से, इन 6 औरतों की ज़िंदगी से, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ जो है सिखाएंगी। जैसे मुझे पल्लवी की कहानी ने बहुत कुछ सिखाया, मुझे माधवी जी की कहानी ने बहुत कुछ सिखाया। माधवी जी जो इंडिपेंडेंटली अब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हैं, लेकिन उसके बाद उनके फर्स्ट हस्बैंड का वापस से उनकी ज़िंदगी में दस्तक देना कि मैं वापस आना चाहता हूँ, जो गिले शिकवे दूर करके मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाहता हूँ। लेकिन ये बात भी खुलकर वो लोग
नहीं बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं वो चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। तो इसके एपिसोड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आपको सही लगे तो ज़रूर देखिएगा। और कौन सी कहानी आपको अच्छी लगी वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। पल्लवी की कहानी डेफ़िनेटली मुझे लगता है हर उस लड़की को देखनी चाहिए जो अपनी लाइफ में दोबारा शादी करने की सोचती है, क्योंकि फर्स्ट मैरिज जो है, मैं हमेशा से कहती हूँ, पहली शादी से निकलना बहुत आसान है, लेकिन दूसरी शादी से निकलना बहुत मुश्किल है। और सोसाइटी एक डिवोर्स लेने पर आपको बख्शती नहीं, दो दो डिवोर्स वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और अगर आप दूसरी शादी करते हो तो आपको पहली शादी से भी ज़्यादा अपनी इच्छाएं, तमन्नाएं, हसरतों के गले घोटने पड़ते हैं। तो भैया सोच समझ कर डिवोर्स लो और सोच समझ कर रीमैरिज करो। तो ये आपको देखने को मिलेगा पल्लवी की शादी में। हालांकि आज पल्लवी अपनी शादी में कैसी है मुझे नहीं पता है, 2 बच्चे तो हो चुके हैं, लेकिन मैं किसी की मैरिज को बच्चों से जज नहीं करती कि भाई बच्चे हैं, इतने साल हो गए हैं तो कपल खुशी होंगे, मैं नहीं जज करती हूँ। ठीक है, अब मामला अच्छा हो ही रहा होगा, और मे बी उसके हस्बैंड ने जब ये देखा होगा, पल्लवी ने बोला भी कि जब मेरे हस्बैंड ने ये सब देखा तो थोड़े से उनमें भी तब्दीली आई। एंड आई रियली विश और होप कि ये तब्दीली जो है वो अभी तक बरकरार रहे, क्योंकि ये जो पूरा शूट है वो सन 2011 में हुआ था और सन 2013 में ये ऑन एयर हुआ था जी टीवी पे। अब देखिए इतने साल हो चुके हैं तो पता नहीं क्या सिचुएशन हुई होगी। अब मैं पल्लवी को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करती हूँ तो मुझे उसकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है। तो जो भी था मैंने आप सबके सामने ये चीज़ रख दी है, और मुझे था कि मैं इस शो को जो है आप लोगों तक पहुंचाऊं, मैं बात करूं। और अभय देओल ने भी जो है टेलीविज़न पर अपनी किस्मत आजमाई है, और देखिए हर किसी की किस्मत अमिताभ बच्चन और सलमान खान की तरह नहीं होती है कि एज अ होस्ट वो इतने लंबे समय तक एक रियलिटी शो को होस्ट करें। सन 2000 में शुरुआत हुई थी अमिताभ बच्चन की केबीसी से, और वो आज भी बरकरार है। इधर 2010 में सलमान खान ने बिग बॉस की शुरुआत की थी, और आप देख सकते हैं कि 2010 से शुरू हुआ सलमान खान का सफ़र, आज 2025 हो गया है, वो चलता ही चला जा रहा है। तो बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स थे जो अपने रियलिटी शो लेकर आए। इवन अक्षय कुमार ने भी खतरों के खिलाड़ी के 1-2 सीज़न भले ही होस्ट किए, बट उसके बाद वो भी जो हैं वो उन्होंने वो शो छोड़ दिया। तो ये कंसिस्टेंसी सिर्फ मैंने अमिताभ बच्चन और सलमान खान की होस्टिंग में ही देखी कि इतने साल से डटे हुए हैं, और पब्लिक भी उन्हीं को ही जो है देखना चाहती है। क्या हालांकि बीच में केबीसी को जो है वो शाहरुख खान ने भी होस्ट किया था, लेकिन फिर बाद में अमिताभ बच्चन का अपना ही एक जलवा था जो आज भी बरकरार है। और उधर जो बिग बॉस है उसे सबसे पहले अरशद वारसी ने होस्ट किया, फिर शिल्पा शेट्टी ने, फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन ने। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने भी बिग बॉस होस्ट कर रखा है, लेकिन अब जो है इतने सालों से बिग बॉस की कमान जो है वो सलमान खान ने ही संभाली हुई है। तो खैर ये एक मेरा छोटा सा, मैंने बिग बॉस, केबीसी और कनेक्टेड हम तुमको जो है वो लेकर मैं आ गई। लेकिन मुझे लगा जब रियलिटी शो की बात हो रही है तो ये बड़े बड़े टेलीविज़न के सबसे महंगे चर्चित रियलिटी शो के बारे में बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। हालांकि बीच बीच में कुछ ऐसे स्टार्स भी आए जिन्होंने अपने रियलिटी शो लाए, और 1-2 सीज़न भी उनके मुश्किल से आए, बट इतने ज़्यादा वो चले नहीं। रीजनल सिनेमा में भी जो हैं वो बड़े बड़े वहाँ के स्टार्स जो हैं रियलिटी शो होस्ट कर रहे हैं। जैसे मराठी जो सीज़न है वो भी होस्ट किया, मतलब महेश मांजरेकर ने 1-2 सीज़न उन्होंने भी होस्ट किए। अब आगे वो होस्ट करेंगे नहीं करेंगे, या मराठी सीज़न आ रहा है नहीं आ रहा है, वो मुझे नहीं पता। तो खैर
बस इसी के साथ पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे कनेक्टेड हम तुम अच्छा लगा था। और मैं जब ये शो ख़त्म हो गया था ना, उसके बावजूद भी मैं यूट्यूब पर इस शो को देखा करती थी और स्पेसिफिकली माधवी और पल्लवी की स्टोरी ही देखा करती थी। बाकी सब मैं आगे कर देती थी क्योंकि मैं बाकियों से कनेक्ट नहीं हुई। थोड़ी बहुत मैंने प्रीति कोचर के साथ मैं थोड़ी कनेक्टिविटी बना सकती हूँ, लेकिन बाकी जो 3 लड़की हैं मैं उनके साथ कनेक्टिविटी नहीं बना पाई उनकी स्टोरी के साथ। आई डोंट नो व्हाई। मैं भी सिंगल हूँ, लेकिन बट क्योंकि मुझे इनकी कहानी माधवी की, पल्लवी की ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। एंड ऑफ कोर्स जो महिमा लड़की थी उसको भी मैं देखना चाह रही थी कि ये लड़की आगे कुछ काम करे। बेचारी काफ़ी मेहनत करती हुई, स्ट्रगल करती हुई आपको दिखेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरा रुझान था, मेरा इंटरेस्ट था, वो पल्लवी और माधवी की कहानी में ही सबसे ज़्यादा था। और मुझे नहीं पता आप लोग जब देखेंगे तो आपको किसकी कहानी अच्छी लगेगी। हो सकता है आपको इनकी अच्छी ना लगे। सबकी अपनी चॉइस होती है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं लिंक दे दूँगी याद से, तो आप देखिएगा और व्लॉगिंग के एक नए रूप को देखिएगा कि कैसे, मतलब जो हम व्लॉगिंग देखते हैं यूट्यूब पर, एक वक्त पे व्लॉगिंग टीवी पर भी आती थी और वो कैसे आती थी और उसको अभय देओल होस्ट करता था। तो बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, कुछ और ज़्यादा बोलने लायक है नहीं। तो बस जाते जाते इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और कीजिए आप इसे सब्सक्राइब। और बस थैंक यू सो मच।